रहस्य और रोमांच। मैं मर चुकी हूं। मेरे मरने के बाद पहली चीज जो मैंने देखी वह थी चमेली के फूल। मैं एक पुराने डरावने कमरे में थी। कमरे के एक तरफ लोहे की छड़ें दीवारों में चौकोर आकार में बनी हुई थी। उन छड़ों पर चमेली की बेलें उगाई थी। वे बहुत सुंदर थे, वे बहुत से थे। मैं उस दृश्य को खोना नहीं चाहती थी। मैं जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं खड़ी होकर फूलों को छूने की कोशिश करने लगी। वो फूलों से भरी दीवार का दृश्य इतना सुंदर था कि उसके लिए मर जाना भी व्यर्थ नहीं था। मैंने फूलों की तरफ हाथ बढ़ाया कि तभी कोई चिल्लाया, यहां से बाहर चले जाओ, ये मेरा इलाका है, जाओ। चिल्लाने वाला एक आदमी था। उसने औपचारिक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी गंदी ड्रेस और अस्त व्यस्त थी, जैसे कीड़ों ने खाई हुई। वो कठोर था। मैं उस जगह से बाहर आ गई। तभी मैंने देखा कि जिस जगह मैं थी वो जगह तो एक कब्रिस्तान था। बाहर देखा कि एक ही सड़क थी और मैं उस सड़क पर चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। वो था तो मेरे ही गांव जैसा, लेकिन कुछ तो फर्क था। मैं गलियों में चलने लगी। किसी भी और गांव की तरह था, झोपड़ियां, पेड़ और फूलों वाले पौधे। मैंने देखा कि एक माँ उसके बेटे को नहला रही थी। मैंने देखा कि एक दादी अपनी पोती के बाल बनाते हुए कुछ गुनगुना रही थी। मैंने गलियों में लड़कियों को उनकी सहेलियों के साथ खेलते देखा। मैंने कुछ खिलखिलाते हुए जोड़ों को एक पार्क में देखा। मैंने गृहिणियों को घर के काम करते देखा। मैंने पुरुषों को उनके काम करते देखा। तब मैंने महसूस किया कि मेरे पास तो उनमें से कोई भी नहीं था। न परिवार, न प्यार, न जीवन, कुछ भी नहीं। मेरा जीवन खिलने से पहले ही अंत हो गया था। मैंने तो तब तक कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। मेरा जीवन तो जैसे शुरू होने से पहले ही अंत हो गया था। मैं रोने लगी। मैं घुटनों में सर देकर सड़क पर बैठकर ही रोने लगी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहां थी। लोग मेरे बगल से और कभी मेरे आर पार होकर भी गुजर रहे थे। लोग जब मुझे छू लेते थे तो कांप जाते थे, क्योंकि वो मुझे देख नहीं सकते थे पर महसूस कर सकते थे। लेकिन उनको यह आभास नहीं होता था कि मैं भी वहां थी। तभी मैंने देखा कि लड़कों का एक गिरोह साथ साथ खेलते हुए आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि गिरोह के सभी लड़के एक लड़के से बात कर रहे थे, जो नेता प्रतीत हो रहा था। वो औरों से अलग था। उसने गांव के कपड़े नहीं पहने थे। वह उत्तम दर्जे का था, शायद अमीर। वो सुंदर था और उसकी त्वचा का रंग उज्जवल, समृद्ध, सुनहरा था। उसके बाल गहरे काले थे, सुंदर कंघी किए हुए। उसकी खास स्टाइल थी। तब मुझे समझ आया कि ये लड़के उसके पहनावे की तारीफ कर रहे थे। वो शायद एक कस्बे, शहर में रहता था। हंसी की सारी फुहारों के बीच उसने मेरी ओर देखा और रुक गया। उसकी खूबसूरत मुस्कान चली गई। उसने लड़कों को जाने का इशारा किया, लेकिन लड़के नहीं गए। उसने उन्हें काफी डरावनी आवाज में जाने के लिए कहा, फिर वे चले गए। वो मेरी ओर आने लगा। तुम ठीक तो हो ना? उसने ध्यान से मेरी ओर आते हुए मुझसे पूछा। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वो गौरवशाली था। उसकी आंखें गोल और लंबी लंबी पलकों वाली थी। उसकी भौहें उसकी चौड़ी आंखों की लंबाई के साथ साथ चल रही थी और एक परिपूर्ण धनुष बना रही थी। उसका माथा चिंता से झुर्रीदार था। उसकी नुकीली लंबी नाक और कोनों पर एकदम भरे हुए होंठ थे, जैसे कि वो उदास हो। मुझे वास्तव में खेद है, उसने मुझसे कहा। वो मेरे सामने सड़क पर बैठ गया। उसकी आंखें उदास थी। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक वही समझ रहा था जो मैं महसूस कर रही थी। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैंने आंसुओं को रोककर अपना चेहरा पोंछते हुए पूछा। हाँ। वो अभी भी मेरे बारे में दुखी था। कैसे? मेरा मतलब है मैं मर चुकी हूं, है ना? हाँ, और मुझे खेद है कि तुम मर चुकी हो। मैं तुमको देख सकता हूं। मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन यहां नहीं।
सब देख रहे हैं, आ जाओ हम कहीं जाएंगे, उसने कहा और मेरी मदद की। हम चलकर एक मैदान में चले गए। उसने मुझे घास पर बैठने का इशारा किया। मैं उसके पास बैठ गई, लेकिन मुझे घास का स्पर्श महसूस नहीं हो रहा था। मेरे पास अब शरीर नहीं था, मांस नहीं था, रक्त नहीं था, जीवन नहीं था। मुझे फिर रोने का मन हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और के सामने अपनी मौत के लिए रो रही होंगी। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी हालत समझी। उसने कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं सभी भूतों को देख सकता हूँ। कैसे? मैंने पूछ लिया। क्योंकि मेरे पिता द्वारपाल हैं। मतलब? वो मौतों पर नजर रखते हैं, भूतों की देखभाल करते हैं। वो मरे हुओं के संरक्षक की तरह हैं। ये तो बहुत कठिन काम होना चाहिए। मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो मर चुके हैं। मैं एक पल के लिए अपना दर्द भूल गई। मैं बातचीत में थी। नहीं, वो सिर्फ गेट की रखवाली करते हैं। सभी लोग जो मर जाते हैं हमेशा भूत नहीं बनते हैं। वो लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं या जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होता है वही भूत बनते हैं। एक बार जब भूतों का ठीक से अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो या तो स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं या फिर से जन्म ले लेते हैं। मैंने कहा, तो इसका मतलब मेरा अभी तक ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है? शायद। वो एक पल रुककर हिचकिचाते हुए बोला, अगर बुरा ना मानो तो क्या ये बात बता सकती हो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? मैं एक चट्टान से नीचे कूद गई थी। मैं एक प्रोफेसर से बचकर भाग रही थी। मैं और मेरे दोस्त उस प्रोफेसर की पार्टी में थे। वो पार्टी एक जंगल में एक सुंदर स्थान पर थी। हमें नहीं मालूम था कि उस प्रोफेसर की नीयत बुरी थी। वैसे वो बाहर से बहुत अच्छा था, शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। जब उसने हमें पार्टी के लिए आमंत्रित किया तो हमने सोचा कि पार्टी सबके लिए थी, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो पार्टी सिर्फ लड़कियों के लिए थी। कुछ चुनी हुई लड़कियों के लिए, सुंदर लड़कियों के लिए, जिनको वो पसंद करता था। हमें जल्दी एहसास हो गया कि लड़कियां पार्टी से गायब हो रही थी। प्रोफेसर ने कुछ अपराधी लड़कों को एक एक करके हमारा अपहरण करने के लिए नियुक्त किया था, जबकि अन्य पार्टी में शामिल थे। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि क्या हो रहा था, हम भाग खड़े हुए। प्रोफेसर मेरे पीछे थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ी। जल्दी मैं एक चट्टान के छोर पर पहुंच गई। केवल 2 विकल्प थे। मैंने मौत को चुना। मैंने उस लड़के को अपनी मौत की कहानी सुना दी। तब हम दोनों चुप हो गए। क्या तुम्हारा परिवार है? उसने लंबी चुप्पी के बाद पूछा। नहीं, मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई थी। कोई बॉयफ्रेंड? उसने पूछा। मैंने उसे गौर से देखा। वो डरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि उसने मेरे दर्द को कम करने में मेरी मदद की थी। उसने मेरे दुख को साझा किया। उसने मुझे दिलासा दिया। तो मैंने जवाब दिया, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं आश्चर्यचकित हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब बहुत कम उदास थी। क्यों? मुझे आश्चर्य है कि इतना सुंदर चेहरा और किसी का ध्यान नहीं गया तुम्हारी तरफ। मैं मुस्कुराई, लेकिन मैं हैरान थी कि मैंने उसको ये क्या कह दिया था। कुछ प्रस्ताव थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं था। मैंने जवाब दिया। क्या तुम भूतों से अक्सर बात करते हो? मैंने पूछ लिया। नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम मेरे दुख को समझते हो। मुझे लगा कि तुम मरे हुए लोगों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। नहीं, मेरे डैडी को मेरा इन सब भूत प्रेतों की बातों में शामिल होना पसंद नहीं है, इसलिए मेरे डैडी मुझे उनसे दूर रखते हैं। मैं शहर में पढ़ता हूँ और मैंने पहले किसी भी भूत से आज तक बात नहीं की। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं भूतों को देखता हूँ। जानती हो, मरने के बाद लोगों के भूत इस जगह पर आते हैं क्योंकि मेरे डैडी यहाँ रहते हैं। ज़्यादातर भूत बूढ़े और त्यागे हुए होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दुखी नहीं होते। इसलिए तुमसे मिलने से पहले मैंने किसी भी भूत की तरफ ध्यान नहीं दिया था। जब मैंने तुमको सड़क पर रोते हुए देखा तो मेरा मन दुखी हो गया था। पहली बार मैं तुम्हारे जितने किसी जवान लड़की को भूत के रूप में देखा है। तुम्हारा तो सुंदर जीवन होना चाहिए था। अब मेरे सपने मायने नहीं रखते हैं। मैं मर चुकी हूँ और अब मेरे पास जीवन नहीं है। मैं फिर से रोने लगी। उसने मुझे रोने दिया।
मेरा रोना ना रुकने तक वो धैर्य से बैठा रहा। मैंने कुछ देर बाद रोना बंद कर दिया। आओ कुछ मज़ेदार करते हैं, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहोगी? वो बोला। मैंने असमंजस से पूछा, क्या तुमको कुछ खरीदना है? नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ खरीदेंगे। पास ही एक लेडीज एम्पोरियम है, आओ चलते हैं। जो तुमको चाहिए वो खरीद लेना। लड़कियों को तो शॉपिंग अच्छी लगती है कि नहीं? हाँ, लेकिन तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो? तुम मेरे लिए लेडीज एम्पोरियम में क्यों जाना चाहते हो? मुझे अच्छा लगेगा, आओ चलते हैं। लेकिन मैं उन खरीदी हुई चीज़ों को कभी प्रयोग नहीं कर पाऊंगी, वो चीज़ें व्यर्थ जाएंगी। कोई बात नहीं। क्यों? मेरी नज़र में तुम्हारे साथ शॉपिंग करना बड़ी बात है, चीज़ों का प्रयोग करना ही नहीं। मैं तो वहाँ किसी को भी नहीं दिखूंगी, और जब तुम मुझसे बातें करोगे तो लोग तुमको हवा के साथ बातें करता देखकर तुमको पागल समझेंगे। लोग पहले ही सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। आओ अब चलते हैं। उसने ताली बजाकर मुझे चलने को कहा। हाँ, वो सुनहरे रंग की। नहीं, वो नहीं, उसके बगल में। वो एक सेल्स गर्ल से कह रहा था। बेचारी सेल्स गर्ल सामान दिखाते दिखाते शायद तक आ गई थी। ये बकवास लगता है। क्या तुमको एहसास है कि तुम ये चीज़ें किसी मृत व्यक्ति के लिए खरीद रहे हो? मैं उन्हें नहीं पहन सकती। मैंने थोड़ा सा आनंदित होते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था ये शॉपिंग और ख़रीदारी के बारे में, उपयोग करने के बारे में नहीं, उसने उत्तर दिया। तुम सच में इतने अमीर हो? तुम नहीं जानती? अच्छा, ये ड्रेस देखो कितनी सुंदर है। उसने सेल्स गर्ल्स के द्वारा लाई हुई एक शानदार शर्ट मुझे दिखाते हुए कहा। मैंने देखा कि ड्रेस बहुत ही सुंदर थी। तभी सेल्स गर्ल्स ने उस लड़के से पूछा, आप ये सब चीज़ें किसके लिए खरीद रहे? काउंटर पर उसके चुने हुए कपड़ों का ढेर लग गया था। मैं ये सब अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहा हूँ, उसने सेल्स गर्ल के कान में फुसफुसाकर कहा। लड़की की तो जैसे होश उड़ गए, पर फिर वो हंसने लगी जैसे कि उसने कोई चुटकुला सुन लिया था। तुम यहाँ पूरी रात थी? उसने पूछा, जबकि उसकी पलकें खुलने के लिए फड़फड़ा रही थी। वो अभी अभी उठा था। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मुझे सोना नहीं है, मुझे ब्रश नहीं करना है, मुझे स्नान नहीं करना है, मुझे पोशाक नहीं बदलनी है, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तुम्हारे पास मैं हूँ, उसने कानाफूसी की तरह कहा। अगर धड़क रहा होता तो मेरा दिल एक धड़कन छोड़ देता। तुम आज क्या करना चाहती हो? उसने पूछा। वो अभी तक बिस्तर से बाहर नहीं था, तो मुझे लगा कि वह अभी भी सोया हुआ था। तुम चाहो तो सोने के लिए वापस जा सकते हो, शायद मेरे कारण तुमको परेशानी हो रही है। मैं चली जाती हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, ठीक है। वो उठकर खड़ा हो गया और फिर कुछ ही देर में तैयार होने लगा। उस लड़के के कमरे में मुझे शर्म आ रही थी। मैंने कहा, मैं मैदान में इंतजार करूंगी, तुम आराम से तैयार होकर आ जाओ। मैं दरवाजे से बाहर जाने लगी थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत समय के बाद मैंने मानव स्पर्श पाया था। विश्वास नहीं हो रहा था। ना तो मेरे पास शरीर था, ना ही त्वचा और ना ही संवेदना, पर मैं उसके हाथ को महसूस कर रही थी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा स्पर्श महसूस हो रहा है। हाँ, बस यही तो फायदा है मरे हुए लोगों के संरक्षक का बेटा होने का। मैं भूतों को भी छू सकता हूँ। मैंने मरने के बाद भूत के रूप में लगभग पूरी दुनिया का ही सफ़र कर लिया था, आसमान में उड़कर, पर मैं उसके साथ बहुत खुश महसूस करती थी। मैं कई दिन तक उससे दूर रही, लेकिन एक दिन फिर से उस मैदान में पहुंच गई। वो खुश हुआ और बोला, और कुछ खरीदना चाहती हो? कुछ खरीदना बाकी है? उसने मेरा एक हाथ उसके दोनों हाथों में ले लिया। वो कांप रहा था। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसको दस्ताने पहन लेने को कहा, लेकिन उसने कहा कि दस्ताने पहनकर उसको मेरा स्पर्श महसूस नहीं होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो हवा थी। मुझे छूना ठंडी हवा को छूने जैसा था, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने शिकायत की, तुमने मेरे लिए सामान खरीदकर इतने पैसे बर्बाद कर दिए, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है।
मैं हमेशा से ही एक गर्लफ्रेंड चाहता था। उसके लिए वो सब चीज़ें खरीदना चाहता था जो उसको पसंद हो। मैंने कहा, जितनी चीज़ें तुमने मेरे लिए खरीद कर अपने कमरे में जमा की हैं वो तुम्हारी भविष्य की पत्नी के लिए ज़रूरत से भी ज़्यादा होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई और पत्नी होगी तुम्हारे अलावा। उसने चुपचाप कहा। क्या? मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं मर चुकी हूँ, समझ आई? मैं मर चुकी हूँ। मैं शायद खुद पर ही चिल्ला रही थी। वो हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन मैं गुस्से में थी। लेकिन उसने कह दिया आखिर, आई लव यू। कितना असंभव था वो। मैं मर चुकी हूँ, समझे तुम? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं घुटनों के बल बैठकर मन ही मन सिसकियां भरने लगी, लेकिन मैं आंसू नहीं बहा सकी क्योंकि मैं इंसान नहीं थी। लेकिन उसको रोता देखना बहुत ही दुखद था। हम दोनों ही अब एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं अपने सामने कफन में लिपटी अपनी लाश को देख रही थी। मेरे बाल उलझे हुए थे लेकिन बालों में जगह जगह पर मेरा ही जमा हुआ खून लगा हुआ था। चट्टान से नीचे गिरने के बाद जरूर मेरा सर नीचे पत्थरों से टकराया होगा। मेरी नाक टूटी हुई थी, मेरी टांगें मुड़ी हुई थी। उस दिन मैं खुद को ही देखकर बहुत डर गई थी। उस लड़के के डैडी, मरे हुए लोगों का संरक्षक, ने मेरी लाश खोजी थी। वो आशा कर रहा था कि उसका बेटा मेरे अंतिम संस्कार का प्रबंध कर देगा। मेरा बॉयफ्रेंड, वो लड़का, ने उसके डैडी के शब्दों को स्वीकार कर लिया। मैं एकदम चकित हो गई थी। वो इच्छा से मेरा अंतिम संस्कार करने को तैयार था। मैं जान चुकी थी कि संस्कार के बाद मैं उसको कभी भी नहीं मिलूंगी। शायद उस लड़के को भी ये आभास हो गया था कि एक भूत के साथ उसका भविष्य कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन मैं उसको गुड बाय कहने को शायद तैयार नहीं थी। शायद उसने मेरा हाथ थाम कर पूछा, तुम तैयार हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसके डैडी ने प्रार्थना शुरू कर दी तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने आंखें खोली। मैं केवल सफ़ेद सफ़ेद और सफ़ेद देख रही थी। सब कुछ उज्जवल था, जैसे हजारों रोशनियां मुझ तक पहुंच रही थी। हेलो, मेरे सामने एक आवाज़ ने कहा। वो एक महिला थी। वो सुंदर, दीप्तिमान और स्वस्थ थी। पहली चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि कैसे उसके सुंदर काले घुंघराले बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसने फ्रॉक पहनी थी। मेरा विश्वास करो, पोशाक में दुनिया के सभी रंग थे। सचमुच। मैं कहाँ हूँ? मैंने पूछ लिया। ये स्वर्ग नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं, ये वास्तव में कहीं नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ तुमसे बात करने के लिए लाई हूँ। क्या मैं आपको जानती हूँ? मैंने पूछा। लेकिन उसने देखकर मुझे कुछ जोड़ने का मन हुआ। मैडम, वो हंसी और बोली, मैं माया हूँ। मैं वो सब कुछ हूँ जो तुम सोचती हो कि तुम अपनी दुनिया में देखती हो। आप पृथ्वी की रचयिता हैं? नहीं, मैं सृष्टि हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया हूँ। ठीक। तुम मुझे अपने उस लड़के के साथ रहने के लिए क्या दे सकती हो? उसने कहा, और मैं भी जवाब देने के लिए चकित थी। कहने को तो कह सकती हूँ कि उस लड़के को पाने के बदले में मैं अपना जीवन दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो जीवन भी नहीं है। मैंने सोचकर सबसे अच्छा उत्तर दे दिया। ठीक है, मैं तुमको तुम्हारा जीवन वापस देने का वचन देती हूँ अगर तुम मुझे बदले में एक जीवन देने का वादा करो। ये ठीक नहीं है। मैं अपनी कल्पना को सार्थक बनाने के लिए किसी का जीवन क्यों लूंगी? निर्णय तो पहले ही हो चुका है। उसने भूखी आंखों से देखकर कहा, जैसे कि वो एक जीवन पा चुकी थी। युद्ध और प्रेम में सब जायज होता है मेरी जान। तभी उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं न जाने कहां से कहां गिरने लगी। इतने लंबे समय के बाद मुझे यह महसूस हुआ। मेरे पैरों का स्पर्श जमीन पर था। मैं अपने आसपास की हवा को महसूस कर सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवित थी। मैं केवल यह सोच सकती थी कि मेरे बगल में एक व्यक्ति था जो मेरे पुनर्जन्म का कारण था। मेरा खून नसों में दौड़ रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था, मेरी सांसें चल रही थी, लेकिन मैं तो सिर्फ उसको ही देख रही थी। वो हंस दिया। मैं सब कुछ भूल गई। अब वो था और मैं थी। उसने उसके डैडी से कहा, डैडी
प्लीज़ क्या शादी का प्रबंध कर सकते हैं? मैं उसके उत्साह को देखकर हंसने लगी, लेकिन तभी किसी चीज़ को याद करके मैं रुक गई। रुको, किसका जीवन लिया गया? मैंने पूछा। उसने सामने पड़े उस ताबूत की तरफ देखा जो शायद मेरा ही था, लेकिन अब उसमें एक करीब 50 वर्ष के आदमी की लाश थी। उसके शरीर पर वही घाव और चोटें थी जो चट्टान से कूदने के बाद मेरे शरीर पर थी। मुझे उस पर दया नहीं आई, क्योंकि उसकी ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी। वो वही प्रोफेसर था जो मेरा पीछा कर रहा था। भगवान ने दृश्य बदल दिया था, अतीत का। मैं आगे आगे दौड़ रही थी और वो प्रोफेसर मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग रहा था। अचानक मैं एक चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। अब या तो वो मुझे पकड़ लेता या फिर मैं चट्टान से नीचे कूद जाती, लेकिन दृश्य बदल गया। वो दौड़ कर आया और मुझे पकड़ने के लिए झपटा। मैं एक तरफ हट गई और वो चट्टान से नीचे गिरता चला गया और फिर बहुत नीचे पत्थरों से टकराकर मर गया। उसने कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थी। उसको ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी। मैं फिर से कॉलेज जाने के ख्याल से ही खुश थी, क्योंकि इस बार मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा होने वाला पति भी मेरा साथ दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।